साथियों नमस्कार। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पिछली क्लास में हमने कुछ सामान्य रूप से काम में आने वाले केमिकल्स या रासायनिक पदार्थों के बारे में बात की थी। इसके अतिरिक्त भी परीक्षा में कई बार कुछ रासायनिक पदार्थों के संदर्भ में प्रश्न पूछ लिए जाते हैं जो कि कभी कभी हमारे दैनिक जीवन में हमारे द्वारा उपयोग में लिए जाते हैं। तो आइए उन सभी रासायनिक पदार्थों को आज की क्लास में देखते हैं जो हमारे दैनिक जीवन में किसी न किसी प्रकार से उपयोग में आते हैं। तो इनमें सबसे पहले हम बात करेंगे कठोर जल के बारे में। दो प्रकार के जल की हम बात करें, एक तो सॉफ्ट वाटर और एक हार्ड वाटर। हार्ड वाटर ऐसा जल होता है जो सामान्यतः झाग नहीं देता है, तो उस प्रकार के पानी को क्या कह दिया जाता है? हार्ड वाटर, जो साबुन के साथ में आसानी से झाग नहीं देता है। अब ये जो कठोरता होती है जल की, वो कठोरता मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक तो अस्थायी कठोरता और एक स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता जो आसानी से क्या हो जाए, दूर हो जाए, जबकि स्थायी कठोरता को दूर करना आसान नहीं होता। आइए पहले बात करते हैं अस्थायी कठोरता के बारे में। अस्थायी कठोरता जल में होने का जो कारण है वो है उसमें उपस्थित कुछ केमिकल्स। कौन कौन से केमिकल्स? कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट हैं वो जल को अस्थायी कठोरता प्रदान कर देते हैं। अर्थात ऐसा जल जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट उपस्थित होंगे वो किस प्रकार का जल होगा? अस्थायी कठोर जल होगा। अब इस अस्थायी कठोर जल की कठोरता दूर करने के उपाय क्या हो सकते हैं? तो उसके उपाय के रूप में उस पानी में, उस अस्थायी कठोर पानी में को या तो उबाल दो, या उसमें बुझा हुआ चूना मिला दो, या उसमें दूध या चूना मिला दो, या उसमें सोडियम कार्बोनेट मिला लो, तो उसकी अस्थायी कठोरता जो है वो दूर हो जाती है। दूसरे प्रकार की कठोरता होती है स्थायी कठोरता, जिससे दूर करना अपेक्षाकृत क्या होता है? कठिन होता है। कारण के पीछे यदि हम जाएं कि स्थायी कठोरता हो जाने का कारण क्या होता है, तो स्थायी कठोरता जल में कुछ केमिकल्स, जो केमिकल्स हैं कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट या नाइट्राइट या क्लोराइड यदि उपस्थित होते हैं जल में, तो उसके कारण जल में स्थायी प्रकार की कठोरता आ जाती है, जिसके उपाय के रूप में या जिसे दूर करने के लिए पानी पर या तो सोडियम कार्बोनेट की क्रिया कराई जाती है, या एक विशेष प्रकार की विधि जिसे परम्यूटेट विधि कहते हैं। अब इस परम्यूटेट विधि के डिटेल में हमें नहीं जाना, हमें केवल ध्यान रखना है कि स्थायी कठोरता दूर करने के लिए या तो सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कर लो, या परम्यूटेट विधि का उपयोग कर लो, या फिर पोटेशियम क्लोराइड इसमें मिला दो। और पोटेशियम क्लोराइड मिलाने वाली जो विधि है जल की कठोरता दूर करने में, वो श्रेष्ठ प्रकार की विधि मानी जाती है। तो ये था कठोर जल जो कि साबुन में झाग नहीं देता। इसको दूर करने के उपायों को भी हमने देखा कि किस प्रकार से कठोरता दूर की जाए। अगला जो महत्वपूर्ण रसायन है वो है फेरस सल्फेट, जो कि शाही बनाने के काम में आता है। जो पेन में शाही हम देखते हैं उसको बनाने के लिए जो काम में लिया जाता है वो है फेरस सल्फेट नाम का जो रसायन। उसके बाद है नेक्स्ट क्लोरीन। क्लोरीन का जो उपयोग है वो दो महत्वपूर्ण चीजों में किया जाता है। एक तो मस्टर्ड गैस बनाने में। मस्टर्ड गैस एक प्रकार का क्या है? जैविक हथियार है जिसे युद्धों में प्रयोग किया जाता है। और दूसरा इससे जो उत्पाद बनता है वो है क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म सामान्यतः हम सुनते हैं, कई मूवीज या पिक्चर्स में भी हम देखते हैं, रुमाल किसी व्यक्ति के नाक को सुंघाया और वो बेहोश हो जाता है, तो वो कौन सा पदार्थ होता है? क्लोरीन के द्वारा निर्मित क्लोरोफॉर्म। अब ये जो क्लोरोफॉर्म है वो क्या करता है? प्रकाश के संपर्क में जैसे ही आता है, ये क्लोरोफॉर्म प्रकाश के संपर्क में आते ही एक फॉस्जीन गैस उत्पन्न करता है, और इस फॉस्जीन गैस के कारण ही व्यक्ति क्या हो जाता है? बेहोश हो जाता है। तो ये था क्लोरीन और उससे बनने वाले दो महत्वपूर्ण उत्पाद, मस्टर्ड गैस और क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट जो रसायन हम उपयोग करते हैं हमारे जीवन में वो है फिटकरी। फिटकरी का यदि केमिकल फॉर्मूला हम देखें तो फिटकरी का केमिकल फॉर्मूला है K2SO4 Al2SO4 3 24H2O। ये इसका क्या है? केमिकल फॉर्मूला है। फिटकरी का उपयोग दिन प्रतिदिन के जीवन में हमें देखने को मिलता है। जल के शुद्धिकरण, कई बार जल में फिटकरी को मिलाया जाता है तो जल के शुद्धिकरण में ये काम आती है। कई बार आप जब शेविंग बनाने अपने जाते हैं बार्बर के पास में, तो वो आपकी दाढ़ी करने के बाद आपके चेहरे पर क्या रगड़ता है? फिटकरी रगड़ता है। उसका कारण क्या होता है? फिटकरी एक प्रकार का एंटीबायोटिक भी है, एंटीसेप्टिक भी है, तो घावों पर एंटीसेप्टिक के रूप में इसको लगाया जाता है। इसके अलावा कपड़ों की रंगाई करने में भी जो है फिटकरी का उपयोग लिया जाता है। नेक्स्ट जो रसायन है वो है मरकरी या पारा, जिसका उपयोग सिंदूर और थर्मामीटर बनाने में किया जाता है। थर्मामीटर में आप देखते हैं सभी को मालूम है पारा भरा रहता है। इसके अलावा सिंदूर बनाने के लिए भी मरकरी या पारे का उपयोग लिया जाता है।
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। आप सोडा वाटर में आप देखते हैं कि ऊपर एक गैस भरी रहती है, वो कौन सी गैस होती है? CO2। इसके अलावा अग्निशमन जो यंत्र होते हैं, सिलेंडर देखते हैं आप जो आग बुझाने के, उसमें भी जो गैस प्रयुक्त की जाती है वो CO2 होती है। क्यों? क्योंकि CO2 ऑक्सीजन के चारों तरफ क्या बना देती है? एक आवरण बना देती है, और आवरण बनाने के कारण ये ऑक्सीजन को सप्लाई को या ऑक्सीजन की आपूर्ति को रोक देती है, जिससे आग बुझ जाती है। उसके बाद में अगला जो रसायन है जो हम उपयोग होते हुए देखते हैं हमारे जीवन में, वो है नाइट्रोजन। और इस नाइट्रोजन का उपयोग, जैसा हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था, किसके रूप में होता है? फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में होता है। ये भोज्य पदार्थों का ऑक्सीडेशन रोकती है, एंटीऑक्सीडेंट के रूप में कार्य करती है। इसीलिए चिप्स की थैली में हम देखते हैं कि गैस भरी होती है, वो नाइट्रोजन ही होती है। वो चिप्स का ऑक्सीडेशन होकर उनको खराब होने से बचाती है। इसके अलावा ये प्रशीतक के रूप में भी प्रयोग में ली जाती है, यानी चीजों को ठंडा रखने के लिए भी नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण रसायन है ओजोन, जिसका केमिकल फॉर्मूला है O3। अब ये ओजोन जो होती है उसका क्या उपयोग है कि जब भी सूर्य की किरणें धरती तक पहुंचती हैं तो सूर्य की किरणों को एक धरती के वायुमंडल का एक आवरण होता है जिसे ओजोन परत कहते हैं। इस ओजोन परत को पार करके आना होता है। इस ओजोन परत में ओजोन गैस होती है। ये ओजोन गैस क्या करती है? सूर्य की विकिरणों में जो अल्ट्रावायोलेट रेज होती हैं, पराबैंगनी किरणें होती हैं, इनको धरती तक पहुंचने से रोकती हैं। तो धरती तक ये नहीं आने देती। कौन सी गैस? ओजोन गैस। किसको? अल्ट्रावायोलेट रेज या पराबैंगनी किरणों को। नेक्स्ट महत्वपूर्ण पदार्थ है फास्फोरस। फास्फोरस के यदि अपर रूपों की बात करें या इसके प्रकारों की हम बात करें तो फास्फोरस 3 रूपों में पाया जाता है: श्वेत फास्फोरस, रेड फास्फोरस और एक ब्लैक फास्फोरस। आइए देखते हैं कहां कहां दैनिक जीवन में इनके उपयोग का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। पहले बात करें लाल फास्फोरस की, तो लाल फास्फोरस हमें जो माचिस की तिल्ली होती है उस पर लगा हुआ दिखाई देता है, और ये अपेक्षाकृत दोनों जो अन्य प्रकार के फास्फोरस हैं उनसे कम क्रियाशील है। जबकि श्वेत फास्फोरस का उपयोग चूहों को मारने के लिए एक दवाई दी जाती है जिससे चूहे मर जाते हैं। उस चूहा विष में जो प्रयोग में लिया जाता है फास्फोरस, वो कौन सा है? श्वेत फास्फोरस। अगला रासायनिक पदार्थ जो हमारे जीवन में काम आता है वो है सल्फर, जो कि बारूद बनाने में और कुछ प्रकार की औषधि बनाने में उपयोग में लिया जाता है। नेक्स्ट रासायनिक पदार्थ है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन को फ्रियोन गैस भी कहते हैं, और फ्रियोन गैस जो है उसका उपयोग किया जाता है रेफ्रिजरेटर्स में या फ्रिज या रेफ्रिजरेटर में। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन जो गैस होती हैं ये मुक्त क्लोरीन उत्पन्न करती हैं, और मुक्त क्लोरीन उत्पन्न करने के कारण ये ओजोन परत का क्षय करती हैं। तो ओजोन परत के क्षय के लिए जिम्मेदार जो गैस है वो फ्रियोन गैसें होती हैं या क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसें होती हैं। उसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो रसायन है वो है हीलियम। हीलियम, जैसा हम देखते हैं कि गुब्बारे जो होते हैं, कई बार हम देखते हैं गुब्बारे हवा में उड़ते हैं और उन गुब्बारों में जो गैस भरी होती है वो कौन सी होती है? हीलियम। उसका कारण क्या होता है कि हीलियम क्या होती है? हल्की होती है। हल्की होने के कारण ही हीलियम से भरे हुए जो गुब्बारे होते हैं वो हवा में ऊपर की तरफ उठते हैं। नेक्स्ट महत्वपूर्ण रसायन है सोडियम लवण, या हम कह सकते हैं साबुन। साबुन की यदि हम बात करें तो 2 प्रकार के साबुन हमारे द्वारा दैनिक जीवन में उपयोग में ली जाते हैं। एक तो कपड़ा धोने के लिए जो साबुन उपयोग में लिए जाते हैं उन्हें कड़ा साबुन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कड़ा साबुन कह देते हैं। और ये जो साबुन होते हैं ये सोडियम लवण होते हैं, या कह सकते हैं इनमें कास्टिक सोडा होता है। तो कास्टिक सोडा या सोडियम लवण युक्त जो साबुन होते हैं वो तो कपड़े धोने के साबुन होते हैं और इन्हें कड़े साबुन भी कहा जाता है। जबकि दूसरे प्रकार के साबुन जो कि नहाने के साबुन होते हैं इन्हें मुलायम साबुन भी कहा जाता है। और ये मुलायम साबुन जो होते हैं इनमें पोटेशियम लवण या कास्टिक पोटास होता है। तो वहां तो क्या हो गया? कास्टिक सोडा, और यहाँ मुलायम साबुन या नहाने के साबुन में क्या हो गया? कास्टिक पोटास। दोनों में अंतर हमने समझा। आइए अगले रसायन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण रसायन जो हमें देखने को मिलता है वो है फोटोकेमिकल स्मोग। फोटोकेमिकल स्मोग को आप महसूस करते हैं जब आप किसी प्रदूषण वाली जगह पर जाते हैं, फैक्ट्रियल एरिया में जब आप जाते हैं, ऐसी जगह जहां इंडस्ट्रीज बहुत सारी लगी हुई हैं, तो इस प्रकार का कोहरा आपको दिखाई देता है। ये जो कोहरा होता है ये वास्तविक रूप में क्या होता है? फोटोकेमिकल स्मोग होता है। अब ये फोटोकेमिकल स्मोग आखिर बनता कैसे है? तो उसका जिम्मेदार कारक क्या है? प्रदूषण। प्रदूषण के कारण जैसे हम देखते हैं वाहनों से, फैक्ट्रियों से निकलने वाली जो धुआं होती है
उसमें NO2 और SO2 गैस होती है, नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड नाम की गैस होती है। अब इसमें जो ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस होती है उसी के कारण क्या होता है, एक धुंध जैसा वातावरण बढ़ जाता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, कोहरा कह देते हैं, धुंध कह देते हैं, या रासायनिक रूप से इसे क्या कहेंगे, फोटोकेमिकल स्मोक कहेंगे। अब ये फोटोकेमिकल स्मोक बनने की जो पूरी प्रक्रिया है उसमें होता क्या है, जो भी प्रदूषण के कारण नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण जो पेट्रोलियम पदार्थ हैं उनके अपूर्ण दहन से एक अन्य प्रकार के पदार्थ और निकलते हैं जिन्हें वोलेटाइल ऑर्गेनिक मटेरियल या वोलेटाइल ऑर्गेनिक मैटर्स कहते हैं, कंपाउंड कहते हैं। अब ये दोनों नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 प्लस किसके साथ में मिलती है, ये वोलेटाइल ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ में जब मिलती है और साथ में सूर्य का प्रकाश उपस्थित होता है, अल्ट्रावायलेट रेज उपस्थित होती हैं, तो ये सभी मिलकर क्या बना लेती हैं, एक विशेष प्रकार का यौगिक बनाती हैं जिसे क्या कहते हैं, PAN, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट कहते हैं। और ये परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट ही क्या बना देता है, धुंध जैसा वातावरण बना देता है। लेकिन इसमें भी जिम्मेदार कारक कौन सा होता है, मुख्य रूप से NO2 इसके लिए जिम्मेदार कारक होता है। आंखों और श्वास में जलन होगी, इस प्रकार के वातावरण में जाएंगे, और जैसा मैंने आपको बताया जहां ज्यादा प्रदूषण होता है वहीं पर ये वोलेटाइल कंपाउंड ज्यादा होंगे और वहीं पर NO2 ज्यादा होगी और वहीं पर ये फोटोकेमिकल स्मोक भी ज्यादा बनता है। नेक्स्ट है अम्ल वर्षा। अब अम्ल वर्षा देखिए, अम्ल वर्षा का तात्पर्य है किसी भी प्रकार का ऐसा जल जिसकी pH वैल्यू 7 से कम हो। ठीक है, अम्ल वर्षा का तात्पर्य नहीं है कि आकाश से तेजाब बरस रहा है, इसका तात्पर्य है कि चाहे वर्षा हो, चाहे बर्फबारी हो, चाहे कोहरा छाया हुआ हो, चाहे धूल हो वातावरण में, लेकिन इन सब का pH यदि क्या है 7 से कम है तो उसे हम किसकी श्रेणी में रखते हैं, अम्ल वर्षा की श्रेणी में रखते हैं। तो अम्ल वर्षा की श्रेणी में केवल वर्षा शामिल नहीं है, बर्फबारी, कोहरा या धूल जिसकी pH 7 से कम हो वो भी अम्ल वर्षा में सम्मिलित की जाती है। और अम्ल वर्षा का कारण भी क्या है, प्रदूषण। प्रदूषण में क्या होता है, NO2 और SO2, इन NO2 और SO2 के कारण ही क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। अब प्रदूषण के साथ साथ ये SO2 और NO2 का उत्पादन ज्वालामुखी के फटने से भी होता है, तो ज्वालामुखी भी एक कारण है अम्ल वर्षा होने का। अगले रसायन की तरफ बढ़ते हैं, वो है जिप्सम। जिप्सम जो है उसका प्रयोग मिट्टी में, यदि मृदा में क्या है, क्षारीयता है, तो मृदा की क्षारीयता या बेसिक नेचर को समाप्त करने के लिए मिट्टी में क्या मिलाया जाता है, जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रसायन है जिलेटिन, जिसका प्रयोग किया जाता है बर्फ को रखने के लिए। बर्फ जिलेटिन के पात्र में यदि रख दी जाती है तो वो पिघलती नहीं है, अर्थात ये उष्मारोधी होता है, इसलिए बर्फ को रखने के लिए जिलेटिन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट रसायन है शुष्क बर्फ। अब शुष्क बर्फ जो होती है वो एक्चुअल में क्या होता है, ठोस रूप में CO2। सामान्यतः CO2 हम देखते हैं किस रूप में होता है, गैस रूप में, लेकिन यदि ठोस रूप में कार्बन डाइऑक्साइड होता है तो उसे क्या कह दिया जाता है, शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कह दिया जाता है, ड्राई आइस कह दिया जाता है। और यदि इसे गर्म करा जाता है, सामान्यतः हम देखते हैं कि कोई भी ठोस पदार्थ गर्म करने पर किस में बदलता है, द्रव में बदलता है, लेकिन ड्राई आइस को जैसे ही हम गर्म करेंगे तो हालांकि ये ठोस है तो ठोस से तरल रूप में न बदलकर ये सीधा गैसीय रूप में बदल जाता है। ये है कौन सी, ठोस या शुष्क बर्फ, जिसे हम ठोस CO2 के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट रसायन है हास्य गैस। हास्य गैस जो रसायन के रूप में यदि हम देखें, केमिकली हम देखें, तो नाइट्रस ऑक्साइड जो गैस होती है, जो कि यदि व्यक्ति को सूंघा दी जाए तो वासने लगता है, वो कौन सी कहलाती है, हास्य गैस कहलाती है। अगला रसायन है अमोनियम क्लोराइड, जो कि बर्तनों की पॉलिश करने के काम में आता है। बर्तनों पर हम देखते हैं कि बर्तन की दुकान वाला एक पॉलिश की परत चढ़ाता है, वो किसकी बनी हुई होती है, अमोनियम क्लोराइड की बनी होती है। कुछ और महत्वपूर्ण रसायनों की यदि हम बात करें तो रेडॉन क्या होती है, सर्वाधिक भारी गैस। रेडॉन ऐसी गैस होती है जो प्रवृत्ति में सबसे भारी होती है। इसी प्रकार जीनोन जो गैस होती है उसको स्ट्रेंजर गैस बोला जाता है। इसके अलावा कुछ धातुएं आदर्श धातुएं कहलाती हैं, आइडियल मेटल्स कहलाती हैं। तो आइडियल मेटल कौन कौन सी हैं, एक तो Ag यानी कि सिल्वर, चांदी, इसके अलावा Au सोना, प्लेटिनम, इरिडियम, इसके अलावा पॉलिडियम RH और Ru और OS, ये सभी की सभी क्या हैं, आदर्श धातुओं की श्रेणी में आती हैं, आइडियल मेटल्स की श्रेणी में आती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण तथ्य आपको यहाँ ध्यान रखना है कि सोना जो होता है उसका घनत्व पारे से क्या होता है, अधिक होता है। इसीलिए सोने को जब पारे में रखा जाता है तो सोना पारे में डूब जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण रसायनों की बात करते हैं हम
कुछ सिलिकेट्स के बारे में देखिए। जितने भी जो अम्ल होते हैं, आप देखते हैं जितने लैब में, आप केमिस्ट्री की जो लैब होती हैं, रसायन विज्ञान का प्रयोग करने के लिए जो लैब्स होती हैं, उनमें अम्ल को किस में देखते हैं हम? कांच की बोतल में रखा जाता है। अम्लों को कांच की बोतल में रखा जाता है। लेकिन एक अम्ल ऐसा होता है जिसे कांच की बोतल में नहीं रखा जाता, और वो अम्ल कौन सा है? HF। जैसे हम देखते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी प्रकार ये हाइड्रोफ्लोरिक एसिड जो होता है, इसे कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। बाकी सब अम्लों को कांच की बोतल में रखते हैं, इसको क्यों नहीं रखते? उसका कारण क्या है कि कांच के साथ में ये अम्ल HF अम्ल मिलकर क्या बना देता है? सिलिकेट बना देता है। इसीलिए ये क्या करता है, चूंकि रिएक्शन करता है कांच के साथ में और सिलिकेट बनाते हैं, इसलिए इसका भंडारण कांच की बोतलों में नहीं किया जाता। बाकी सभी अम्लों का भंडारण कांच की बोतलों में कर लिया जाता है। उसके बाद हम बात करते हैं कार के रेडिएटर की। कार के रेडिएटर में भी एक महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रिया हमें देखने को मिलती है, और वो होती है एथिल, उसमें एथिलीन ग्लाइकोल का मिलाया जाना। अब एथिलीन ग्लाइकोल क्यों मिलाया जाता है रेडिएटर में? हम देखते हैं कि सर्दियों में कई बार जब हम वाहन को स्टार्ट करते हैं तो वो वाहन स्टार्ट नहीं होता। स्टार्ट न होने का कारण क्या है कि उसमें ईंधन जो है वो जम जाता है। उस ईंधन को जमने से रोकने के लिए कार के रेडिएटर में एथिलीन ग्लाइकोल का क्या किया जाता है? उसको मिलाया जाता है। समस्थानिकों की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा समस्थानिक जो होते हैं वो पोलोनियम नाम के तत्व के होते हैं। अब समस्थानिक, आपके मन में प्रश्न होगा समस्थानिक क्या होगा, तो समस्थानिक को भी थोड़ा सा हम देखते चले। समस्थानिक ऐसे पदार्थ होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या होते हैं? समान। परमाणु क्रमांक क्या होते हैं? समान होते हैं। और परमाणु भार जो होते हैं वो भिन्न होते हैं। परमाणु भार क्या होता है? अलग होता है। या दूसरे शब्दों में हम कहा जाए, इनमें प्रोटॉन की संख्या तो क्या होती है? बराबर होती है, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है? भिन्न होती है। उन्हें हम क्या कह देते हैं? उनको हम कह देते हैं समस्थानिक। इसके उदाहरण के रूप में 1H1 1H2, इतनी ज्यादा डिटेल में हम यहाँ बात नहीं करेंगे, इसकी बात हम समस्थानिक वाले चैप्टर में जो है वो कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं अगली एक रिएक्शन की, अगली केमिकल रिएक्शन की, जिसमें हम देखते हैं कि दूध के द्वारा क्या निकाला जाता है? मक्खन निकाला जाता है। दूध से क्रीम निकाली जाती है। दूध से जब क्रीम को अलग कर लिया जाता है तो क्या दूध का घनत्व बढ़ेगा या घटेगा? तो उसका जवाब है कि जब दूध से क्रीम को अलग कर लेंगे तो दूध का घनत्व बढ़ जाएगा। सामान्यतः हम हमारी समझ से क्या जवाब दे सकते हैं कि दूध से क्रीम को अलग कर लेने पर दूध का घनत्व कम हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है, क्रीम को अलग करने के बाद दूध का घनत्व बढ़ता है, घटता नहीं है। इसी प्रकार जो कृत्रिम रूप से सांस लेने के, कोरोना के समय आपने देखा था कुछ सिलेंडर मुंह पे लगा दिए जाते हैं जो कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, कृत्रिम सांस लेने के काम में आते हैं। उन कृत्रिम सांस के सिलेंडरों में यदि हम रसायन को देखें कि कौन सा रसायन होता है, तो उसमें भरा रहता है ऑक्सीजन और हीलियम गैस का मिश्रण। इसी प्रकार परफ्यूम या इत्र जिसका प्रयोग हम हमारे दैनिक जीवन में करते हैं, उसमें जो रसायन होते हैं वो है एथिल एसीटेट और एस्टर। तो इस प्रकार का प्रश्न भी एक बार हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षा में पूछा गया है, और यूपीएससी में भी एक बार इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि इत्र में जो रासायनिक पदार्थ काम में लिए जाते हैं वो होते हैं एथिल एसीटेट और एस्टर। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक अन्य रासायनिक पदार्थ जिसका नाम है यूरेनियम 238। अब यूरेनियम 238 जो होता है वो क्या किस काम में लिया जाता है? परमाणु ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए काम में लिया जाता है। और परमाणु ऊर्जा के लिए दो प्रकार के यूरेनियम नाभिक, एक तो यूरेनियम 235 और एक यूरेनियम 238 का क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अब ये जो यूरेनियम 238 है ये रेडियो सक्रिय नहीं होता है, अर्थात इसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं होती, अर्थात इसका विखंडन नहीं हो सकता। विखंडन नहीं होगा तो ये परमाणु ऊर्जा नहीं देगा, इसलिए परमाणु ऊर्जा के लिए यूरेनियम 235 का उपयोग किया जाता है, यूरेनियम 238 का नहीं। अब इसी प्रकार की परमाणु ऊर्जा का उपयोग परमाणु बम के रूप में एक बार किया गया था अमेरिका द्वारा जापान पर। हिरोशिमा और नागासाकी नाम के जो स्थान है उन पर बम गिराया गया था। उन बम में जो मटेरियल था वो यूरेनियम नहीं था, आपको ध्यान रखना है क्या था? प्लूटोनियम नाम का पदार्थ उनमें उपयोग में लिया गया था। नेक्स्ट रासायनिक पदार्थ की तरफ हम बढ़ते हैं जिनसे हमारा मकान बना हुआ होता है। सीमेंट सभी के मकानों में लगी हुई होती है। आइए इसके अवयवों को हम देखें। अवयव की हम बात करें तो सीमेंट में एक तो होता है चूना पत्थर, एक होता है लाल मिट्टी, एक होता है जिप्सम, एक होता है कैल्शियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट। अब कैल्शियम और एल्यूमिनियम के जो सिलिकेट होते हैं
ये कैल्शियम और एल्यूमिनियम के सिलिकेट जैसे ही H2O या जल के साथ में जुड़ते हैं तो क्या हो जाता है, सीमेंट जम जाती है। तो सीमेंट जमने का कारण क्या है, उसमें उपस्थित कैल्शियम और एल्यूमिनियम सिलिकेट। अब एक अन्य अवयव भी हमने देखा था, जिप्सम। अब ये दोनों अवयव तो क्या कर रहे हैं, सीमेंट को जमा रहे हैं। अब फिर जिप्सम का क्या काम है, तो जिप्सम जो है इस जमाव को क्या करता है, धीमा करता है, ठीक है। और जितना ज्यादा जमाव धीमा होगा उतना ही ज्यादा सीमेंट क्या होती है, मजबूत होती है। तो कैल्शियम और एल्यूमिनियम सिलिकेट तो क्या करते हैं, सीमेंट को जमाते हैं, ठीक है, उसका जमाव करते हैं, जबकि जिप्सम उस जमाव को धीरे धीरे करता है, उस प्रक्रिया को धीमा करता है, जिससे जो सीमेंट होती है वो मजबूत होती चली जाती है। पहली प्रकार की जो सीमेंट विश्व में बनाई गई थी उस सीमेंट का नाम था पोर्टलैंड सीमेंट, और उस पोर्टलैंड सीमेंट का निर्माण किया गया था चूना, पत्थर और चिकनी मिट्टी को मिलाकर। अगले रासायनिक पदार्थ की तरफ बढ़ते हैं, वो है कांच। कांच की यदि हम बात करें या शीशे की हम बात करें तो कांच या शीशा एक प्रकार का अतिशीतित द्रव है। अतिशीतित द्रव मतलब बहुत ज्यादा ठंडा किया गया तरल पदार्थ है, जिसे हम ठोस विलयन भी कह सकते हैं या सॉलिड सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। सामान्यतः हम सॉल्यूशन किस रूप में हमें देखने को मिलते हैं, तरल अवस्था में, लेकिन कांच क्या है, या तो इसे हम अतिशीतित द्रव कह सकते हैं या फिर इसे सॉलिड सॉल्यूशन कह सकते हैं। और सॉलिड सॉल्यूशन होने के कारण एक इसकी निश्चित क्रिस्टलीय संरचना होती है। सामान्यतः हम देखते हैं कि द्रव जो पदार्थ होते हैं उनमें क्रिस्टलीय संरचना नहीं होगी, क्रिस्टलीय संरचना किसमें होती है, ठोस पदार्थों में होती है। लेकिन ये कांच जो है वो अतिशीतित द्रव है, ठीक है, ठोस नहीं है, अतिशीतित द्रव है। लेकिन अतिशीतित द्रव होने के पश्चात भी इसमें क्रिस्टलीय संरचना है, और अतिशीतित होने के कारण और क्रिस्टलीय संरचना होने के कारण भी हम इसे ठोस की कैटेगरी में नहीं रख सकते, इसलिए इसका एक निश्चित गलनांक भी नहीं होता है। अब कांच में विभिन्न प्रकार के जो अवयव है वो मिलते हैं। अब अवयव कौन कौन से हैं, एक तो रेत, एक सोडा और क्वार्ट्ज, और एक सिलिका, और एक सोडियम और कैल्शियम के सिलिकेट। अब ये जितने भी पदार्थ इसमें मिले हुए हैं, तत्व मिले हुए हैं, यौगिक मिले हुए हैं, इनका कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, अनिश्चित अनुपात में ये मिले हुए होते हैं। और जैसा हमने देखा था जब तत्व और यौगिकों के बारे में हमने बात की थी, तो हमने देखा था कि यौगिक और मिश्रण में एक प्रमुख अंतर यही होता है कि यौगिक में जो तत्व मिले होते हैं वो एक निश्चित मात्रा में मिले होते हैं, और मिश्रण में निश्चित मात्रा में तत्व नहीं मिले होते। इसीलिए कांच क्या है, कांच को हम एक यौगिक नहीं कहेंगे। यौगिक क्यों नहीं कहेंगे, क्योंकि तत्व इसमें निश्चित मात्रा में या निश्चित अनुपात में नहीं मिले हुए होते, इसलिए इसको किस श्रेणी में रखा जाता है, कांच को मिश्रण की श्रेणी में रखा जाता है। तो सबसे पहली चीज तो कांच क्या है, मिश्रण है। दूसरी चीज ये एक द्रव है, किस प्रकार का द्रव है, अतिशीतित द्रव है, इसकी एक क्रिस्टलीय संरचना होती है। अवयव हमने देख लिए। अब हम कांचों के कई प्रकार के रंग, सामान्यतः प्राकृतिक जो कांच होता है, शीशा होता है, उसका कोई रंग नहीं होता, लेकिन फिर भी हम विभिन्न प्रकार के रंगों के शीशे हमको दिखाई देते हैं। वो रंग जो प्राप्त किया जाता है वो कांच में धातु मिलाकर प्राप्त किया जाता है। कांच में क्या किया जाता है, धातु मिलाकर प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार कांच की कुछ विशेष आकृतियां भी हम देखते हैं। उन कांच की विशेष आकृति एक विशेष प्रोसेस द्वारा प्राप्त की जाती है, जिसे अनिलीकरण, कांच के अनिलीकरण प्रोसेस के नाम से जाना जाता है, जिसमें कांच को आकृति दी जाती है और एक विशेष भट्टी में उसको ठंडा किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कह देते हैं हम, अनिलीकरण की प्रक्रिया कह देते हैं। उपयोग की यदि हम बात करें तो विभिन्न प्रकार की युक्तियों में कांच का प्रयोग किया जाता है, शीशे का प्रयोग किया जाता है, जैसे कैमरे में, दूरबीन में, बल्ब में। अब बल्ब में जो कांच प्रयोग में लिया जाता है उस कांच का नाम क्या है, फ्लिंट कांच। तो ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि बल्ब में कौन सा कांच, फ्लिंट कांच का उपयोग किया जाता है। इसी प्रकार प्रयोगशाला या लैब में जो उपकरण हमें देखने को मिलते हैं, जैसे परख नली, उनमें किस प्रकार का उपयोग किया जाता है, कांच, पायरेक्स कांच का प्रयोग किया जाता है। जबकि ट्यूबलाइट, बोतल, बर्तन आदि जो कांच के बने हुए होते हैं उनमें सोडा कांच का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार जो चश्मा हम पहने रखते हैं उस चश्मा में क्रुक्स कांच का उपयोग किया जाता है। बुलेट प्रूफ गाड़ियां भी बनती हैं, उनमें जो कांच लगा हुआ होता है उस बुलेट प्रूफ कांच को रेशेदार कांच के नाम से जाना जाता है। रेशेदार कांच का वहां उपयोग किया जाता है। तो ये था कांच नाम का या शीशा नाम का एक महत्वपूर्ण पदार्थ, जिसका उपयोग हम दैनिक जीवन में करते भी हैं और होते हुए कई चीजों में देखते हैं। नेक्स्ट है इसी प्रकार का उदाहरण उर्वरक। उर्वरक या हम इसे कहते हैं फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर, अब ये जो फर्टिलाइजर होते हैं ये मिट्टी में मिलाए जाते हैं। किस लिए मिलाए जाते हैं, ताकि मिट्टी की जो फर्टिलिटी या उत्पादक क्षमता है वो बनी रह सके। और ये क्या होते हैं, रासायनिक या केमिकल पदार्थ होते हैं। कौन कौन से प्रकार के खाद जो उपयोग में लिए जाते हैं खाद के रूप में या फर्टिलाइजर के रूप में, वो रसायन है। सबसे पहले नाइट्रोजन प्रकार के उर्वरक,
दूसरे पोटेशियम उर्वरक और तीसरे फॉस्फोर उर्वरक। 3 प्रकार के फर्टिलाइजर मुख्य रूप से काम में लिए जाते हैं फर्टिलाइजर के रूप में। पहले नाइट्रोजन प्रकार के जो उर्वरक होते हैं उनके उदाहरण है यूरिया या फिर अमोनियम सल्फाइड, कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट है जो सबसे अच्छा फर्टिलाइजर है नाइट्रोजन उर्वरकों की श्रेणी में। इसी प्रकार कैल्शियम साइनाइड, ये सभी क्या है, नाइट्रोजन उर्वरक या नाइट्रोजन फर्टिलाइजर की श्रेणी में आते हैं। दूसरे प्रकार के फर्टिलाइजर हैं पोटेशियम फर्टिलाइजर, और इनमें है पोटेशियम क्लोराइड और पोटेशियम नाइट्रेट या पोटेशियम सल्फेट, ये तीनों की श्रेणी में आएंगे, पोटेशियम फर्टिलाइजर की श्रेणी में आएंगे। और तीसरे हैं फॉस्फोरस उर्वरक या फॉस्फोरस फर्टिलाइजर, जिसमें सुपर फॉस्फेट ऑफ लाइम आता है। तो ये थे फर्टिलाइजर जिनका उपयोग किया जाता है किसमें, मिट्टी की उर्वरा शक्ति या फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए, उसके उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए। नेक्स्ट है विस्फोटक के रूप में भी कुछ पदार्थों का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो आइए देखते हैं विस्फोटक के रूप में कौन कौन से पदार्थों का उपयोग किया जाता है और रासायनिक रूप से वो क्या होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डायनामाइट का उपयोग विस्फोट के लिए किया जाता है। देखते हैं कई बार डायनामाइट लगाई जाती है, किसी पहाड़ को उड़ा दिया जाता है, कुछ पिक्चर्स में आपने देखा है। तो वो डायनामाइट आखिर केमिकली यदि हम देखें तो वो क्या होता है, रासायनिक रूप से उसका नाम होता है नाइट्रोग्लिसरीन या नाइट्रोसेलुलोज या सोडियम नाइट्रेट। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, डायनामाइट बनाते हैं। नेक्स्ट है टीएनटी, जिसे ट्राई नाइट्रोटोल्यूइन कहते हैं, इसका उपयोग भी विस्फोटक के रूप में किया जाता है। इसके अलावा टीएनपी ट्राई नाइट्रोफिनोल का उपयोग भी विस्फोट के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है टीएनजी, जिसे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन कहते हैं, जो कि रंगहीन होता है, यानी इसका कोई रंग नहीं होता, द्रव रूप में होता है, तरल रूप में होता है। इसे नोवल तेल भी कहते हैं, इसका उपयोग भी विस्फोट के लिए किया जाता है। और एक अन्य जिसका नाम आप बार बार सुनाई देते हैं, आरडीएक्स लगाना। आरडीएक्स की फुल फॉर्म क्या होती है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सप्लोजिव। और ये केमिकली आरडीएक्स होता क्या है, साइक्लोट्राइमिथाइल, साइक्लोट्राइमिथाइलिन और ट्राई नाइट्रोमाइन का क्या होता है, मिक्सचर होता है। इसका उपयोग भी किसमें किया जाता है, विस्फोटक के रूप में। पहली बार विस्फोटक का जो प्रयोग आरडीएक्स के रूप में किया गया था वो दूसरा जो विश्व युद्ध था उसमें किया गया था। और चूंकि इसके द्वारा तेजी से विस्फोट होता है, प्लास्टिक जैसे अवयव बनते हैं, इसे प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से भी जाना जाता है। अगला हम बात करेंगे कुछ अर्धचालकों के बारे में, कुछ पदार्थ जो कि किसके रूप में कार्य करते हैं, अर्धचालकों के रूप में कार्य करते हैं। और इनके पीछे भी एक केमिस्ट्री होती है, इसीलिए हम फिजिक्स में ना पढ़कर इसकी बात किस में कर रहे हैं, केमिस्ट्री के अंतर्गत। यहाँ हम दैनिक जीवन में रसायन जो हम देख रहे हैं उसमें हम बात कर रहे हैं। अब देखिए सबसे पहले तो क्या होता है, अर्धचालक होते क्या है। हमने जब पदार्थों की बात की थी, चालकता के आधार पर पदार्थों को 3 श्रेणी में रखते हैं। पहला चालक, दूसरा कुचालक, और तीसरे प्रकार के जो पदार्थ होते हैं उन्हें हम किस श्रेणी में रखते हैं, अर्धचालक या सेमीकंडक्टर की श्रेणी में रखते हैं। तो अर्धचालक या सेमीकंडक्टर जो होते हैं वो चालक और अर्धचालक और कुचालक के बीच की श्रेणी होती है। चालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनसे होकर विद्युत धारा बह सकती है, विद्युत धारा बह सकती है। इसी प्रकार कुचालक ऐसे होते हैं जिनमें विद्युत धारा नहीं बहती। और अर्धचालक ऐसे होते हैं, ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके द्वारा विद्युत धारा बहती तो है लेकिन इनकी चालकता चालकों से कम होती है। अब आइए देख लेते हैं कि ये अर्धचालक पदार्थों में विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो किस प्रकार होता है। चालक में हमने देखा था किसी भी चालक में विद्युत प्रवाह जो होता है उसका कारण होता है इलेक्ट्रॉन, और विद्युत प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल विपरीत दिशा में होती है। विद्युत प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के बिल्कुल विपरीत दिशा में होती है। जबकि अर्धचालकों में जो धारा बहती है या विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो 2 कारणों से होता है। चालक में हमने देखा था केवल एक कारण से, जबकि अर्धचालकों या सेमीकंडक्टर में 2 कारणों से विद्युत धारा का प्रवाह होता है। पहला कारण है, उसमें से पहला जो कारण है वो है इलेक्ट्रॉन, और दूसरा कारण है होल, या जिसे हिंदी में कहा जाता है कोटर। अब जब भी किसी जगह से क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, तो वो जो खाली जगह बनती है उसको क्या बोल देते हैं, होल या कोटर बोल देते हैं। तो पहली चीज तो नोट करने वाली यह है कि अर्धचालक में विद्युत धारा का प्रवाह 2 कारणों से होता है, एक तो इलेक्ट्रॉन और एक कोटर के कारण होता है। चालकता की हमने बात कर ली कि चालकता इसकी चालकों से तो क्या होती है, कम होती है, लेकिन कुचालकों से ज्यादा होती है। अब चालकता पर यदि तापमान का असर हम देखें तो हम देख रहे हैं कि चालक जो पदार्थ होते थे, चालक पदार्थों में ताप बढ़ाने के साथ में इनकी ताप जैसे ही बढ़ाया तो इनकी चालकता भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। किसमें, चालक पदार्थों में। लेकिन जो अर्धचालक होते हैं या सेमीकंडक्टर होते हैं,
इनकी ताप बढ़ाने पर चालकता क्या हो जाती है, विपरीत असर इन पे होता है, और ताप बढ़ाने पर इनकी चालकता क्या हो जाती है, घट जाती है। अब बात करते हैं इनके उपयोग के बारे में। तो उपयोग जो लिए जाते हैं, सेमीकंडक्टर्स का उपयोग मुख्यतः जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं उन उपकरणों में, जैसे ट्रांजिस्टर, ठीक है, इनमें इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब ऐसे कौन से तत्व हैं जिनका उपयोग हम सेमीकंडक्टर के रूप में, अर्धचालक के रूप में कर सकते हैं, या ये अर्धचालक प्रवृत्ति को दर्शाते हैं? तो उनका नाम है जर्मेनियम और सिलिकॉन। जर्मेनियम और सिलिकॉन ऐसे तत्व हैं जो अर्धचालक के रूप में बिहेव करते हैं। अब अर्धचालक के रूप में बिहेव करने के लिए उसके पास में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए या होल होना चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया। इस आधार पर जो अर्धचालक हैं उनको दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला, एक तो निज अर्धचालक और दूसरा बाह्य अर्धचालक। पहले बात करते हैं निज अर्धचालकों के बारे में। तो निज अर्धचालक या सेमीकंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके पास में स्वयं के पास में ही इलेक्ट्रॉन और होल मौजूद होते हैं। किसी बाह्य पदार्थ को मिलाने की आवश्यकता नहीं है उसमें इलेक्ट्रॉन या होल उत्पन्न करने के लिए। स्वयं ही ये सक्षम होते हैं इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न करने के लिए। कैसे? जब भी इनको उष्मा दी जाएगी, ताप दिया जाएगा, तो इनमें इलेक्ट्रॉन और होल अपने आप ही उत्पन्न हो जाएंगे और ये विद्युत धारा का प्रवाह कर देंगे। तो ये क्या हो गए? निज अर्धचालक हो गए। जबकि दूसरे प्रकार के अर्धचालक होते हैं बाह्य अर्धचालक, एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर। एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर में खुद के पास में इलेक्ट्रॉन या होल उपलब्ध नहीं होते, इसलिए इनमें से धारा प्रवाह कब होगी? जब इनमें इलेक्ट्रॉन और होल उत्पन्न करने के लिए कोई बाह्य पदार्थ मिलाए जाए। और इस प्रकार से जब अर्धचालक में बाह्य पदार्थ मिलाकर इलेक्ट्रॉन या होल की उत्पत्ति कर दी जाती है तो उस प्रक्रिया को क्या कह देते हैं? हम डोपिंग के नाम से जानते हैं। अब बाह्य पदार्थ जो मिलाए जाते हैं उसके आधार पर फिर बाह्य अर्धचालकों को दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है, एक तो एन अर्धचालक और एक पी अर्धचालक। आइए देखते हैं एन अर्धचालक और पी अर्धचालक क्या होते हैं। पहले बात करते हैं एन अर्धचालक की। जैसा मैंने आपको बताया, दोनों ही क्या है? बाह्य अर्धचालक, एक्सटर्नल सेमीकंडक्टर के उदाहरण है। एन में भी और पी में भी बाह्य पदार्थ मिलाना पड़ेगा, तब इसमें इलेक्ट्रॉन या होल उत्पन्न होंगे। एन प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं उनमें बाह्य पदार्थ जो मिलाया जाता है वो होता है आर्सेनिक। आर्सेनिक जो है वो ऐसा पदार्थ होता है, या आर्सेनिक के अलावा अन्य पंच संयोजी पदार्थ जो हैं वो इसमें बाह्य पदार्थ के रूप में मिलाए जाते हैं। ठीक है। अब ये पंच संयोजी पदार्थ जो होते हैं उनके पास में एक विशेष क्षमता होती है कि वो इलेक्ट्रॉन का क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। तो बाह्य पदार्थ के रूप में इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले पदार्थों को मिलाया जाता है, और ये बाह्य पदार्थ जैसे ही इन पदार्थों में मिलाए जाते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन का क्या कर देते हैं? डोनेट कर देते हैं, और इन इलेक्ट्रॉन्स के कारण विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। तो एन प्रकार के अर्धचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। और ये इलेक्ट्रॉन दिए किसके द्वारा दिए जाते हैं? बाह्य पदार्थ जो इसमें मिलाया जाता है डोपिंग के द्वारा, और वो कौन होता है? मुख्यतः उसमें आर्सेनिक के रूप में हम आर्सेनिक का उसमें उपयोग करते हैं, और ये पंच संयोजी होता है। दूसरे प्रकार के अर्धचालक हो गए पी प्रकार के अर्धचालक। पी प्रकार के जो अर्धचालक होते हैं इनमें होल उत्पन्न किए जाते हैं, और उस होल को उत्पन्न करने के लिए विशेष प्रकार का पदार्थ मिलाया जाता है, और वो पदार्थ होता है त्रिसंयोजी। और इस त्रिसंयोजी पदार्थों में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है। जैसे ही देखिए, ये तो था एन टाइप का, इसमें हमने क्या मिला दिया? पंच संयोजी पदार्थ मिला दिया। इसने क्या दिया? इलेक्ट्रॉन दिया, और इस इलेक्ट्रॉन के कारण धारा प्रवाह होने लगी। जबकि पी प्रकार के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनमें क्या होता है? त्रिसंयोजी पदार्थ को मिलाते हैं। अब ये त्रिसंयोजी पदार्थ क्या होता है? त्यागे गए इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की क्षमता रखता है। तो यहाँ क्या हो गए? होल या कोटर उत्पन्न हो गए, और इन होल या कोटर के कारण क्या होता है? विद्युत धारा का प्रवाह होता है। तो वो कैसे हो गए? पी प्रकार के अर्धचालक हो गए। और इसमें जो बाह्य पदार्थ मुख्यतः मिलाया जाता है, त्रिसंयोजी जो पदार्थ बाह्य रूप से हम मिलाते हैं, वो होता है एल्यूमिनियम। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ग्राही क्या कर लेते हैं? इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेते हैं और होल उत्पन्न कर लेते हैं। जो बाह्य पदार्थ हमने मिलाया वो ग्राही के रूप में कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा तो उससे होल उत्पन्न हो जाएंगे, और होल के कारण क्या होगा? उसमें विद्युत धारा का जो प्रवाह है वो होगा। तो एन अर्धचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन के कारण, पी अर्धचालकों में विद्युत धारा का प्रवाह होल के कारण या कोटर के कारण होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डायोड और ट्रायोड वाल्व के बारे में। डायोड और ट्रायोड वाल्व की यदि हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के उपकरणों में इनका उपयोग लिया जाता है,
और ये भी एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। कौन सी अभिक्रिया होती है, आइए देखते हैं। डायोड वाल्व एक्चुअल में क्या होता है, एक निर्वात नलिका होती है, अर्थात ऐसी नली जिसमें किसी प्रकार का वातावरण नहीं है, कोई वायुमंडल नहीं है, बिल्कुल क्या है वो ब्लैंक है, जिसे क्या कह दिया जाता है, निर्वात कह दिया जाता है। अब इस निर्वात नली में क्या लगाए जाते हैं, दो इलेक्ट्रोड लगाए जाते हैं। अब दो इलेक्ट्रोड में से एक होता है एनोड और एक होता है कैथोड, यानी एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। इन दो इलेक्ट्रोडों में से एक होता है टंगस्टन का एक तंतु और दूसरा इलेक्ट्रोड होता है एक प्लेट। अब जैसे ही क्या करेंगे, हम इनको गर्म करेंगे बैटरी के द्वारा, इस निर्वात नली को गर्म किया जाएगा तो होगा क्या, इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे, एनोड जो इलेक्ट्रोड है, धनावेशित वाली जो प्लेट है उससे इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और कैथोड की ओर वो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, गमन करेंगे। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन की उत्पत्ति हो गई तो इलेक्ट्रॉन की दिशा के विपरीत क्या होने लग जाएगी, परिपथ में धारा बहने लग जाएगी। तो परिपथ में धारा का क्या हो जाएगा, प्रवाह हो जाएगा। अब जैसे ही कोई परिपथ बनता है उसमें कोई चालक तार होता है, तो जब हमने ओम के नियम की हमने बात की थी तो हमने देखा था कि इस पे ओम का नियम लागू होता है। तो चालकों पर ओम का नियम लागू होता है, लेकिन ये जो डायोड वाल्व होते हैं इनमें जब विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो उसमें ओम के नियम के स्थान पर एक अन्य प्रकार के नियम का पालन किया जाता है और वो नियम है चाइल्ड लैगमूर नियम। तो डायोड वाल्व पर ज्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना, डायोड वाल्व पर कौन से नियम का पालन होता है, ओम का नियम यानी चलता है, या कौन सा नियम चलता है, चाइल्ड लैगमूर का नियम चलता है। इसका उपयोग की यदि हम बात करें कि किन किन कामों में उपयोग लिया जाता है डायोड वाल्व, तो डायोड वाल्व का उपयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। अब ये एसी और डीसी क्या है, एसी का मतलब है अल्टरनेट करंट, अल्टरनेट करंट या इसे कहा जाता है प्रत्यावर्ती धारा, और डीसी का मतलब होता है डिस्क्रीट करंट या इसे कहा जाता है नियत धारा। नियत धारा, प्रत्यावर्ती धारा का तात्पर्य है कि जब धारा की दिशा जल्दी जल्दी बदले तो उसे क्या कहते जाता है, प्रत्यावर्ती धारा। और नियत धारा या डीसी का तात्पर्य होता है धारा की दिशा, या दिष्ट धारा भी इसे बोलते हैं हिंदी में। दिष्ट धारा में धारा की दिशा बार बार बदलती नहीं रही है, एक ही दिशा में धारा बहती है, विद्युत की धारा बहती है, तो उसे क्या बोल देते हैं, डीसी। तो इस एसी करंट को डीसी करंट में बदलने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है, डायोड वाल्व के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है ट्रायोड वाल्व। ट्रायोड वाल्व में यहाँ दो डायोड, यहाँ दो क्या थे, इलेक्ट्रोड थे, तो ट्रायोड जो वाल्व होता है उसमें दो की जगह कितने होते हैं, तीन इलेक्ट्रोड होते हैं, जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, और वही ये निर्वात नलिका होती है। इनके उपयोग की यदि हम बात करें तो उपयोग एम्पलीफायर, ट्रांसमीटर और डिटेक्टर के रूप में ट्रायोड वाल्व का उपयोग किया जाता है। या परिपथ की चित्र के माध्यम से आप देख पा रहे हैं, ये है डायोड वाल्व। डायोड वाल्व में एक एनोड और एक कैथोड, दो इलेक्ट्रोड हमें लगे हुए दिख रहे हैं। ट्रायोड वाल्व में हमें तीन, एक, दो और तीन इलेक्ट्रोड निर्वात नली में दिखाई देते हैं। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक पदार्थ जो हम सामान्यतः जीवन में, दैनिक जीवन में उपयोग होते हुए तो नहीं देखते, लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियों में इनके उपयोग को हम देखते हैं, इसलिए परीक्षा की दृष्टि से ये हमारे लिए उपयोगी हो जाते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में विज्ञान के या साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।